प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो इसी इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में और पानी के इशू पे पहले वो सुन लें फिर आगे चलते हैं। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और हमारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। आज़मा बीबी, पानी जो है वो ज़िंदगी है, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। 3 जो मशरकी दरिया थे वो इंडस वाटर ट्रीटी में पहले देकर मेरे तो ख्याल में काफ़ी बड़ी कमज़ोरी वाला मुआहदा किया गया था। मैं उसको बहुत ज़्यादा उसका हामी नहीं था। बहुत ही आपने एक पंजाब का हक है 3 दरिया, उसको इंडिया के हवाले 100% कर दिए हुए हैं। अब बाकी 3 दरियाओं के ऊपर अगर वो हमारे हक पे डाका मारेगा तो आपको क्या करना चाहिए? मलिक साहब, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कैटेगोरिकली, और मेरे ख्याल है फील्ड मार्शल साहब ने भी एक आधी मरतबा इस पर जिक्र किया है कि पानी अगर रोकना जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, और फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सफारती और जितनी भी कानूनी जो तरीक़ाकार हैं वो भी यकीनन अडॉप्ट किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा मुज़ाकरात की, हमने नेगोशिएशंस की बात की है, और उसको हम हमेशा आगे लेके चले हैं। लेकिन अगर किसी को कोई शौक़ आएगा जो है वो कोई दोबारा से हमाकत करने का, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो किसी के भी मुफाद में नहीं होगा, और ये इंडिया की गलत फहमी है। अब तो खैर काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी और हो जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकता है। सो पानी के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ऑलरेडी एक जो है वो वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ में से है, और पानी की जो सतह है हमारे मुल्क के अंदर वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है, और इसके ऊपर बहुत सारा काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है वो किया जा रहा है, होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो मतलब उसका दिल चाह रहा है और वो पानी बंद कर दे। पानी बंद करके लेके कहाँ जाएगा? सवाल ये है कि क्या उसके पास नए डैम्स जो हैं वो तैयार हैं जहाँ वो पानी जो है वो रोक लेगा? और फिर इंडिया के ऊपर चाइना भी मौजूद है जहाँ से पानी आता है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक चाइनीज़ उनके मैंने उनको सुना एक्सपर्ट को, और वो कह भी रहे थे कि जी हम ऊपर बैठे हैं फिर पानी के ये सेंटर में है, और अगर ये नीचे वाले का पानी रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का खित्ते के अंदर एक ऐसी चीज़ शुरू हो जाएगी वो कतई तौर पर इंडिया को सूट नहीं करती। ऊपर चाइना है, नीचे पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है। सो वैसे इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सिफारती तौर पर भी मार खा रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी मार खा रहे हैं, और उनकी कोई भी उनसे बन नहीं पड़ा कि जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनको करने नहीं देंगे। जहाँ तक आलमी अदालत में जाने की बात है, जहाँ पर सफारतकारी के ज़रिए जो है इन बातों को टेकअप किया जा रहा है और एग्रेसिवली किया जाएगा, और बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान का पानी रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा खोकर साहब, जो रावी, ब्यास, सतलुज वो हम दे चुके हैं, अब इंडस के ऊपर आपका ज़्यादा है। चनाब के ऊपर वो डिस्ट्रप्शन मेरा तो ख्याल है क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि अभी वो डैम नहीं बना सकता, लेकिन वो रंबीर कनाल से भी कर सकता है, वो आपका बगली हार से भी कर सकता है। आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और साथ ही साथ अपने डैम कैसे बनाने हैं, नई स्टोरेजेस कैसे बनानी है। हम कालाबाग पे लट पड़ते हैं, किसी दूसरे डैम पे लट पड़ते हैं। क्लियरली एक चार्ट हमारे सामने मेज़ पे पड़ा होना चाहिए कि अगले 5 साल का ये प्लान है हमारा। मलिक साहब, पहले ही पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। इसी के साथ आप दूसरा फैक्ट कंसिडर कर लें कि अभी जो लेटेस्ट एक जर्मन रिसर्च आई है, ऑर्गेनाइजेशन ने की है, कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स हैं और इफेक्ट होने वाले ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 1 है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर आप इन 2 फैक्ट्स को साथ रख के अपनी अगली कई दहाइयों की प्लानिंग करें तो आपके ऊपर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हमें वाटर स्टोरेज, हमें वाटर का एफिशिएंट यूज़, इन सारी चीज़ों, एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा हम इस्तेमाल करते हैं पानी, एफिशिएंट फार्मिंग, हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ना पड़ेगा।
लेकिन जब आपके क्लाइमेट चेंज के बाद सिस्टम के अंदर पानी, ग्लेशियर्स आपके तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, आपका जब रिवर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा आपका रिवर सिस्टम है इंडस, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपके पास ऑलरेडी एलोकेटेड वाटर है, अगर वो भी उसमें भी रिडक्शन आ जाएगी तो जो आपका डाउन स्ट्रीम सिंध पूरा और हत्ता के कुछ जनूबी पंजाब के एरियाज भी वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो ये लाइफ और डेथ का मसला है कि अगर इंडिया इसकी रिडक्शन करता है यूनिलैटरली, जो कि वो नहीं कर सकता अपनी ट्रीटी ऑब्लिगेशन से डिपार्चर, अगर वो करता है तो फिर हमें अपनी सर्वाइवल के लिए एक जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। हम ये कतन इजाज़त दे नहीं सकते कि उसके ऊपर से कैनाल्स निकाली जाएं। फिर देयर वाज अ पीरियड कि जिसमें हमें उस वक्त की अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है कि उनके कई प्रोजेक्ट्स जब वो उनके ऊपर 70% तक काम हो चुका था, उस वक्त हम जाकर जागे और आर्बिट्रेशन और वर्ल्ड बैंक को हमने जगाया कि पहले जनाब 3 ईस्टर्न रिवर्स में जो डाउन स्ट्रीम आपके यूजर्स हैं उनका राइट होता है, आपने रावी दे दिया, ब्यास दे दिया, सतलुज दे दिया, कहाँ पर है वो दरिया, तो वो पानी उनका आना चाहिए था ना नीचे। और मलिक साहब इसके ऊपर पूरा दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह रिवर नाइल है, वो दर्जनों ममालिक से होकर गुजरता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कहाँ जाकर वो पहुँचता है। तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, केस लॉज मौजूद हैं कि जहाँ पर ममालिक ने डाउन स्ट्रीम एक दूसरे के साथ पानी रोकने की कोशिश की तो लोअर रिपेरियन जो था वो अदालत में चला गया। तो इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कि वो हमारा पानी ले जाएगा। हम लोअर रिपेरियन है। अब एक दरिया फॉर एग्जांपल झेलम, उसके बारे में मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आई हैव रेड समवेयर कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि झेलम को डैम करना वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर वो करते हैं तो जम्मू को फ्लड करने की एक सूरत हाल उनके लिए पैदा हो जाएगी। सो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर उन्होंने ये थ्रेट एक्सिक्यूट करनी है तो किस तरह करनी है, किस टाइम फ्रेम में करनी है और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। हमें अपना रिएक्शन पहले दिन से बड़ा क्लियर रखना चाहिए और इसमें कोई अपोजिशन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, बिला वजह का क्रिटिसिज्म भी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, जो गवर्नमेंट है, हमारे आर्मी चीफ भी, फील्ड मार्शल साहब भी, उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ का आदा किया है कि जनाब अगर ये काम हुआ तो पाकिस्तान इसको एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेगा। तो हमें वो एम्बिग्विटी भी रखनी चाहिए कि अगर कोई आप काम शुरू करेंगे तो फिर जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन हम अगला काम करने के लिए भी तैयार। बिल्कुल सही है। खालिद चिश्ती साहब, जो एक इशू था कि उनके मिसाइल जब ब्रह्मोस वगैरह या दूसरे आए हैं हमारे शहरों तक, हमारे भी गए हैं उधर, उनके इलाकों को हिट किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि हमारे पास चाइना का वो कौन सा था, HQ-9 है या कौन सा, उसको नाम आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर वॉर्स के लिए ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उनके ब्रह्मोस आए तो आप उसको शॉट डाउन करें, यहाँ आपके शहरों को, आपकी किसी बेस को वो हिट ना कर पाए। इंडिया की जानब से हम सुनते हैं कि वो अमेरिका से ले रहा है कि जैमिंग का जो पाकिस्तान के पास सॉफ्टवेयर था उसका तोड़ हमें दे दो। तो हमें भी इन चीज़ों पे फौरी काम करना पड़ेगा कि उनके मिसाइलों को हम शहरों से आने से पहले मार गिराएं। जी मलिक साहब, ये जो ब्राह्मोस मिसाइल जिसका नाम ले रहे हैं ना, ये इंडिया रूस के ताउन से बना था और मॉस्को में एक रिवर है, उसका आधा नाम वो लिया गया था और ब्रह्मपुत्र जो इनका रिवर है, ये ब्राह्मो, उसर से ब्राह्मोस आया है। मॉस्को वो एक रिवर है जिसका ये जॉइंट नाम रखा गया था। बड़ा इफेक्टिव मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर रखें, बिल्कुल ये कहना आसान है कि हमें एक डिफेंस उनके खिलाफ करना चाहिए। देखिए दुनिया में, ये आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में ये बिल्कुल वैलिड बात कही थी कि ये दुनिया में ऑनगोइंग रेस होती है बिटवीन ऑफेंस एंड डिफेंस। मिलिट्री की तमाम जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जब ये जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इसी पे चलती हैं। एक मुल्क एक मिसाइल बना लेता है, दूसरा मुल्क उसका तोड़ निकाल देता है। जब वो तोड़ निकल आता है तो जाहिर है वो जो बनाने वाला है वो उसका सिस्टम ऑब्सलीट हो गया, वो फिर उसको अपग्रेड करता है। तो इसका ऑनगोइंग ये एक रेस कह ले या एक ऑनगोइंग कंपटीशन रहता है। किसी स्टेज पे मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क भी दुनिया का ये कह सकेगा कि हमारा एयर डिफेंस इम्प्रेग्नेबल है इस वक्त। ये क्लेम नहीं हो सकता। ये ऑनगोइंग है, जैसे कंप्यूटर आज आपने ये ले लिया दूसरा आ जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हाइपोथेटिकली हुकूमत कोई 10-20 बिलियन डॉलर इकट्ठे भी किसी को दे दे और फिर पूछे कि नाउ आर वी इम्प्रेग्नेबल, अब कोई दाखिल नहीं होगा स्पेस में, हमारी एयर स्पेस में, तो आई विल गिव द आंसर एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, नो, ये नहीं हो सकेगा किसी वक्त। ये छोटी जीरो टॉलरेंस या फुल प्रूफ सिस्टम दुनिया में आया ही कोई नहीं है। आपने बड़े बड़े मुल्क देख लिए, इसराइल का भी देख लिया है और बाकी मुल्कों को भी देख लिया।
हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये ऑनगोइंग है और कंटिन्यूस एफर्ट है। जहां तक आपने साइबर की बात की है, वैसे तो आप देखें कि अमेरिका अभी से यूक्रेन ने जो रूस के ऊपर हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा हमने उनके जहाज़ों को तबाह किया है, तो उन्होंने वो ट्रकों में वो ड्रोन्स लाद के वहाँ भेजे हैं, रिमोटली उनको उड़ाया और उनके जहाज़ों को हिट किया है। वो तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन आपको सिस्टम तो अपग्रेड करना है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये तो हो जाता है ठीक है, आपको अपग्रेड बहरहाल करना है। मैंने लफ्ज यूज किया ऑनगोइंग है, मैंने लफ्ज ये बिल्कुल यही कहा है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि डेवलप हो जाते हैं तो हमें बढ़ना नहीं चाहिए आगे। लेकिन मैं ये दूसरी एंगल से कह रहा हूं कि किसी स्टेज पे ये नहीं हो सकता। अब रशिया से ज्यादा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त जब वो हालत जंग में साल कई महीनों से है, तो अब रशिया से ज्यादा तो लर्डनेस किसी एयर डिफेंस की नहीं होनी चाहिए। उसके पास तो S-400 की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देख लिया कि क्या हुआ। ये मेरी बात का ये एक किस्म का ये प्रूफ होती है इस बात से कि इवन रशिया जैसा मुल्क जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी नहीं बच सका जब उनको पास ये मिसाइल फायर ये सारे ड्रोन फायर किए हैं यूक्रेन की तरफ से। तो ये जैसे मैंने कहा ये ऑनगोइंग है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि जी अब स्टॉप कर देना चाहिए, इसका फायदा कोई नहीं है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक मुल्क तोड़ निकालता है दूसरा उसका काउंटर कर लेता है। अब ये जो हमने इजराइल को ड्रोन मारा है, इसके बारे में भी यही कहा जाता था कि इसको कोई नहीं मार सकता, इसको कोई नहीं गिरा सकता। जब गिराए हैं जब से उनकी मार्केट उनकी भी कम हुई है। राफेल के बारे में पिछले 24 साल से ऑपरेशंस में है, 24 ईयर्स। 2001 में फ्रेंच नेवी में इंडक्ट हुआ था राफेल पहली दफा। 24 साल में टोटल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, जो क्रैश हुए हैं इस राफेल जहाज के 9 हुए हैं और 9 में से 6 पायलट्स अपनी जान से गए हैं। उन 9 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं इसमें 2 मिड एयर आपस में एरोबैटिक्स के दौरान टकरा गए, तो बाकी 7 बचे। आप 24 सालों में ये 7 गिरते हैं या 9 गिरते हैं तो एवरेज आती है 3 साल बाद 1 राफेल लॉस हुआ है, 3 साल में 1। इधर हिंदुस्तान को देखें 1 घंटे में 3 डिस्ट्रॉय कराए। तो ये जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये कंपनियां बनाती रहती हैं और उसका काउंटर निकलता रहता है। अब इसी वजह से आपने देख लिया, हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर गए मैं ये बात कहने में, ये अब राफेल कंपनी भी सोचना चाहती। अब राफेल क्यों कंपनी एक्सेस मांग रही है? राफेल कंपनी सिर्फ इसलिए एक्सेस मांग रही है कि दे वांट टू अपने आप को बरी जिम्मा करना चाहते हैं। जब भी बोइंग या एयरबस का आपने देखा होगा, खुदा न खास्ता कि क्रैश होता है सिविल एयरलाइंस का, सबसे पहले बोइंग और एयरबस वाले पहुंच जाते हैं टू नो कि हमारा फैक्टर तो नहीं था। टाइम खत्म हो गया। खालिद चिश्ती साहब, आजमा मुस्तफा, नवाज खोखर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।